नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। ओमिक्रॉन पर गृह मंत्रालय ने की इमरजेंसी मीटिंग। इंटरनेशनल फ्लाइट्स 15 सितंबर से शुरू करने के फैसले का होगा रिव्यू। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण के कारण पिछले साल बंद की गई इंटरनेशनल उड़ान 15 दिसंबर से दोबारा शुरू करने का फैसला बदल भी सकता है। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए वेरिएंट को लेकर इमरजेंसी मीटिंग की है। मीटिंग में कहा गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण दुनिया भर में बन रहे हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसके आधार पर ही उड़ान शुरू करने के फैसले का रिव्यू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बैठक बुलाकर इस फैसले का रिव्यू करने को कहा था। उधर दोस्तों, दिल्ली एम्स के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ओमिक्रॉन को बेहद खतरनाक वेरिएंट बताया, जो वैक्सीन के प्रभाव को भी चकमा दे सकता है। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर इमरजेंसी मीटिंग की। होम सेक्रेटरी की चेयरमैनशिप में आयोजित मीटिंग में कहा गया कि इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट्स को दोबारा शुरू करने की तारीख को रिव्यू किया जाएगा। यह इस पर निर्भर करेगा कि आने वाले दिनों में दुनिया में हालात कैसे रहते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एमएसपी पर दिमाग ठीक करे सरकार, वरना 26 जनवरी ज्यादा दूर नहीं। मुंबई से राकेश टिकैत की वार्निंग। जी हां दोस्तों, मुंबई के आजाद मैदान में रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा और महाराष्ट्र के किसान संघों की महापंचायत में आए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने एमएसपी पर सरकार को दिमाग ठीक रख करने और बातचीत की मेज पर आने की चेतावनी दी। टिकैत यही नहीं रुके, उन्होंने वार्निंग के लहजे में कहा कि 26 जनवरी ज्यादा दूर नहीं है। हजारों ट्रैक्टर दिल्ली की ओर आने का इंतजार कर रहे हैं। किसानों का धरना कब समाप्त होने होगा, इस सवाल पर टिकैत ने कहा कि जब तक सरकार बातचीत की मेज पर नहीं आती तब तक किसानों का प्रदर्शन खत्म नहीं होने वाला। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी देने वाले कानून समेत 6 मांगों पर सरकार के साथ बातचीत फिर से शुरू करने की कह रहे हैं। सभा के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आजाद मैदान किसानों के विरोध प्रदर्शन का ऐतिहासिक स्थल रहा है। मैं पालघर गया था, जहां आदिवासियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी जमीन छीनी जा रही है। किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि सरकार हमें खलिस्तानी और नक्सलियों जैसे नामों से बुलाती रही है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी कहा जाता था, लेकिन हम एकजुट रहे। बीता साल आसान नहीं था, इसे सफल बनाने का श्रेय शहीद हुए किसानों को जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जब्त होगी संपत्ति, लगेगा गैंगस्टर एक्ट। यूपी टेट पेपर लीक मामले में सीएम योगी ने सख्त एक्शन के दिए आदेश। जी हां दोस्तों, यूपी टेट पेपर लीक मामले में योगी सरकार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर यूपी टेट के अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया कि सरकार उन्हें फिर आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए सुविधाएं देगी और दोषियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस मामले में अब तक प्रयागराज के 3 थाना क्षेत्रों जॉर्ज टाउन, झूसी और नैनी के सोलवर गैंग के सरगना समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि लखनऊ से 4, शामली से 3, अयोध्या से 2, कौशाम्बी से 1 आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। फिलहाल एसटीएफ इस मामले की जांच में जुटी है। यूपी टेट पेपर लीक मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि यूपी टेट के अभ्यर्थियों के साथ प्रदेश सरकार खड़ी है। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से पुनः परीक्षा आयोजित होगी। किसी भी अभ्यर्थी से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इतना ही नहीं, परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को आने जाने के लिए यूपी परिवहन निगम के द्वारा निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी दी जाएगी। उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि हमारे नौजवान बहनों भाइयों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आप सबको हुई असुविधा के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा जरूर मिलेगी। आपकी सरकार सुचिंताओं पूर्वक और पारदर्शी तरीके से परीक्षा संपन्न कराने के लिए कृत संकल्पित है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चीन में फिर टूट सकता है कोरोना का कहर। स्टडी में रोजाना 6.3 लाख से अधिक मामले आने की चेतावनी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर दुनिया पहले ही दहशत में है। अब कोविड संक्रमण को लेकर एक नई चेतावनी दी जा रही है। एक अध्ययन में सामने आया है कि चीन में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का कहर टूट सकता है। विशेषज्ञों की माने तो चीन में आने वाले दिनों में कोरोना का प्रकोप इतना तेज होगा कि हर दिन करीब 6.5 लाख के करीब पॉजिटिव मामले सामने
सामने आ सकते हैं अगर जीरो कोविड नीति को छोड़ दिया गया। पेकिंग यूनिवर्सिटी के गणितज्ञों की तरफ से किए गए एक अध्ययन के अनुसार यदि चीन अपनी जीरो कोविड नीति से बाहर आता है और दूसरे देशों पर लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों को हटाता है तो एक दिन में 6,30,000 से अधिक कोरोना वायरस संक्रमणों का सामना उसे करना पड़ सकता है। रिपोर्ट में भविष्य में कोविड के एक विशाल प्रकोष्ठ की वास्तविक संभावनाएं जताई गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एयरटेल और वोडाफोन के बाद अब जियो ने भी बढ़ा दिए अपने प्लान्स के रेट। जानिए क्या है नई कीमतें। जी हां दोस्तों, एयरटेल और वोडाफोन द्वारा अपने प्लान्स महंगे किए जाने के बाद जियो ने भी अपने वर्तमान प्लान महंगे कर दिए हैं। कंपनी के नए प्लान 1 दिसंबर 2021 से लागू हो जाएंगे। कंपनी का सबसे ज्यादा पॉपुलर 555 रुपए वाला प्लान अब 666 रुपए का हो गया है और 599 रुपए वाला प्लान अब 719 रुपए का हो गया है। इन दोनों प्लान्स में वैलिडिटी वही 84 दिन की रहेगी। इसके अलावा जियो ने अपने सभी प्लान्स के रेट रिवाइज किए हैं। दोस्तों जियो का 75 रुपए वाला प्लान अब 91 रुपए का हो गया है, जिसमें 29 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान में हर महीने 3 GB डेटा के साथ अनलिमिटेड वॉइस और 50 SMS भी मिलते हैं। जो प्लान पहले 129 रुपए का था उसे अब खरीदने के लिए आपको 155 रुपए देने पड़ेंगे। इसके अलावा 149 रुपए वाले प्लान के लिए अब आपको 179 रुपए चुकाने होंगे। इसके अलावा 199 रुपए वाले प्लान के लिए 239 रुपए देने होंगे। 249 रुपए के प्लान के लिए 299 रुपए देने होंगे और 399 रुपए के प्लान के लिए आपको अब 479 रुपए देने होंगे। इन सब के अलावा सबसे बड़ा प्लान 533 रुपए का हो गया है, जो कि 444 रुपए का अब तक आता था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, युगांडा का इकलौता एयरपोर्ट अब चीन के कब्जे में। जाने कैसे ड्रैगन ने अफ्रीकी देश को अपने जाल में फंसाया। जी हां दोस्तों, कर्ज ना चुकाने की वजह से विदेशी संपत्ति को हासिल करने के मामले में चीन एक कदम और आगे बढ़ गया है। कहा जा रहा है कि चीन ने कथित तौर पर युगांडा, एंटेबो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और पूर्वी अफ्रीकी देश में अन्य संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। इसी के मद्देनजर युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने भी चीनी सरकार के साथ फिर से बातचीत के लिए एक प्रतिनिधिमंडल बीजिंग भेजा था। हाल ही में मुसेवेनी के नेतृत्व वाली सरकार ने एंटेम्बे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार के लिए चीन के एक्सिम बैंक के साथ 20 करोड़ 70 लाख डॉलर उधार लेने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अफ्रीकी खबरों से संबंधित एक समाचार पोर्टल के अनुसार ऋण की परिपक्वता अवधि 20 साल की थी, जिसमें 7 साल की छूट अवधि भी शामिल थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि चीन के एक्सिम बैंक के साथ हस्ताक्षरित लेन देन का मतलब यह है कि युगांडा ने अपने एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को उसके हवाले कर दिया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, चाइना की हमेशा से यही नीति रही है कि गरीबों को वह लोन देता है, यानी कि गरीब देशों को खूब जमकर लोन देता है और फिर बाद में जब वो देश लोन नहीं चुका पाते हैं तो उन गरीब देशों की संपत्तियों पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सबसे अमीर लोगों में 7 क्रिप्टो करेंसी की वजह से बने अरबपति। जानिए कितनी है उनकी संपत्ति। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में बिटकॉइन और डॉगकॉइन समेत छोटी बड़ी क्रिप्टो करेंसी में निवेश को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। दोस्तों भारत में भी बड़ी संख्या में लोग क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगा रहे हैं। ऐसे में इस साल फोर्ब्स की सबसे अमीर अमेरिकी लोगों की सूची जारी की गई है। इस सूची में क्रिप्टो इंडस्ट्री के 7 उद्यमियों ने अरबपतियों में जगह बना ली है। इन 7 अमीर क्रिप्टो अरबपतियों में 3 काफी युवा हैं। युवा क्रिप्टो अरबपतियों में सैम बैकमैन-फ्राइड की उम्र महज 29 साल है, ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग की 38 साल है और फ्रेड हलसम की आयु सिर्फ 33 साल है। क्रिप्टो करेंसी के कारण अरबपति बने 7 लोगों के पास कुल 55 अरब डॉलर की संपत्ति है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX के फाउंडर और CEO सैम बैकमैन-फ्राइड क्रिप्टो इंडस्ट्री की ओर से फोर्ब्स की सूची में शामिल होने वाले सबसे अमीर अरबपति हैं। सैम बैकमैन-फ्राइड की कुल संपत्ति 22.5 अरब डॉलर है। उनकी ज्यादातर संपत्ति FTX के शेयरों और टोकन में है। इसके अलावा 6 और क्रिप्टो करेंसीज के मालिकों की संपत्ति भी अरबों में है और वह इस अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ओमिक्रॉन के हैं 30 से ज्यादा म्यूटेंट, वैक्सीन लगवा चुके लोगों को भी कर सकता है संक्रमित, एम्स प्रमुख ने कहा। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दुनिया भर में एक बार फिर दहशत फैल गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस वेरिएंट को लेकर चेतावनी जारी कर चुका है। अब एम्स के निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना के ओमिक्रॉन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि कोरोना के ओमिक्रॉन के 30 से ज्यादा म्यूटेंट है। इसके खिलाफ टीकों की प्रभावकारिता का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि हो सकता है कि कोरोना का नया वेरिएंट वैक्सीन के असर को खत्म
भी कर सकता है, हालांकि इस पर रिसर्च करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट वैक्सीन लगवा चुके लोगों को भी संक्रमित कर सकता है, हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल राहत की बात यह है कि भारत में इस वेरिएंट से संक्रमित अब तक कोई भी नहीं मिला है। डॉक्टर गुलेरिया ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले लोगों में अचानक से इजाफा करने की बात भी कही है, इसलिए बहुत ही ज्यादा सतर्क और विदेशों से आने वाले यात्रियों पर नजर रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य की कार्यवाही इस बात पर निर्भर करेगी कि इसके प्रसार तीव्रता और प्रतिरक्षण क्षमता से बच निकलने के सामर्थ्य पर अधिक जानकारी में क्या सामने आता है। अधिकारियों ने कहा है कि भारतीय सार्स GOV2 जीनोम कंसोर्डिया इंसाकोन कोरोना वायरस के नए स्वरूप B.1.1.1.529 पर बारीकी से नजर रख रहा है और देश में इसकी उपस्थिति का अभी तक पता नहीं चला है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नीदरलैंड में 13 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला, सभी साउथ अफ्रीका से एम्स्टर्डम पहुंचे थे। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मिलने के बाद दुनिया अलर्ट पर है। इस मामले में नीदरलैंड के लिए रविवार को एक गंभीर परेशानी की बात सामने आई। यहां शुक्रवार को 61 लोगों को पॉजिटिव पाया गया था, इनमें से 13 में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है। उधर मॉडर्ना वैक्सीन के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पॉल बर्टन ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को खतरनाक बताया। हालांकि बर्टन ने उम्मीद जताई है कि इस वेरिएंट से भी निपट लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की ताजा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया में। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 26,10,75,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 51,95,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, टर्की, फ्रांस, ईरान, जर्मनी आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 3,45,72,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 4,68,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड प्राइस टुडे, कोविड के नए वेरिएंट से सोने की कीमतों में आया उछाल, जानिए क्या है कीमत। जी हां दोस्तों, कोविड के नए वेरिएंट से जहां दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं सोने की कीमतों में उछाल आया है। शुक्रवार को समाप्त हुए कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर सोने की वायदा कीमतों में 219 रुपए प्रति 10 ग्राम का इजाफा देखा गया। दिसंबर वायदा सोने का भाव 47,640 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। दोस्तों बाजार के जानकारों का कहना है कि कोरोना के नए वेरिएंट से इक्विटी मार्केट में बिकवाली का दौर है, तो सोने में लिवाली बढ़ रही है। निवेशकों का रुझान सोने की तरफ बढ़ा है, इसलिए सोने की कीमतें बढ़ रही है। सोने की कीमतों में तेजी को लेकर कोविड के ताजा नए मिले वेरिएंट को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में गिरावट से भी पीली धातु की चमक बढ़ी है। मार्केट एक्सपर्ट्स सोने के निवेशकों को छोटी अवधि में ज्यादा मुनाफे के लिए इस धातु को खरीदने की सलाह दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, और ज्यादा महंगी हो गई CNG, 10 महीनों में 14 बार बढ़े दाम। जी हां दोस्तों, एक तरफ सरकार कहती है कि पेट्रोल डीजल की जगह पर ग्रीन ईंधन विकल्पों का इस्तेमाल करना चाहिए, मगर ग्रीन ईंधन के विकल्प भी लगातार महंगे होते जा रहे हैं। देश भर में ग्रीन और दूसरे विकल्पों के तौर पर जिस इंजन का इस्तेमाल किया जाता है वह CNG है, लेकिन CNG की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। मुंबई में आज फिर इसकी कीमत में बढ़ोतरी हो गई। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि CNG मुंबई में 3.96 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बढ़ गई है और अब यह 61.5 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। यह नए दाम शनिवार से लागू हो गए हैं। दोस्तों अगर 2 महीने की बात करें तो महानगर गैस लिमिटेड ने CNG की कीमतों में यह तीसरी बार बढ़ोतरी की है। अगर हम 10 महीनों की बात करें तो CNG की कीमतों में अब तक 14 बार बढ़ोतरी हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहला टेस्ट मैच, चौथे दिन का खेल खत्म। चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद भारत ने न्यूजीलैंड को दिया 284 रन का
का लक्ष्य, अश्विन ने दिलाई पहली सफलता। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई। भारत ने दूसरी पारी 7 विकेट के नुकसान पर 234 रन बनाकर घोषित की और न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 284 रन का लक्ष्य रखा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत ने पहली पारी में 345 रन बनाकर 49 रन की बढ़त हासिल की थी। न्यूजीलैंड ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में 4 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 4 रन बना लिए हैं। दोस्तों टॉम लाथम 2 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि विलियम सरविले का भी आज खाता नहीं खुला। न्यूजीलैंड को एकमात्र झटका विल यंग के तौर पर लगा हुआ है। महज 2 रन के निजी स्कोर पर आर अश्विन का शिकार बन गए। दोस्तों टीम इंडिया रविवार सुबह दूसरी पारी में लड़खड़ा गई थी। हालांकि शाम होते होते भारतीय टीम अच्छी वापसी करने में कामयाब रही। एक समय भारत के 5 विकेट सिर्फ 51 रन के स्कोर पर गिर गए थे। भारत ने चौथे दिन 1 विकेट पर 14 रन से आगे खेलना शुरू किया था और टीम ने 6 विकेट गंवाकर 220 रन जोड़े। मयंक अग्रवाल 17 और चेतेश्वर पुजारा 22 बड़ी पारी नहीं खेल पाए। कप्तान आदित्य रहाणे 4 रन और रविंद्र जडेजा तो 0 पर ही आउट हो गए, लेकिन सुरेश अय्यर ने डटकर मुकाबला किया। उन्होंने 165 गेंदों में 65 रन की पारी खेली। अय्यर ने 8 चौके और 1 छक्का लगाया, वहीं अश्विन ने 62 गेंदों में 32 रन का अहम योगदान दिया। इससे भारत एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में सफल रहा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री के 6 सलाहकारों की नियुक्ति पर उठे सवाल पर मुख्यमंत्री गहलोत ने तोड़ी चुप्पी, दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत रविवार को अलग अलग सियासी मसलों को लेकर मुखर नजर आए। हाल ही में हुई मुख्यमंत्री के 6 सलाहकारों की नियुक्ति को लेकर उठ रहे विवादों पर सीएम गहलोत ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि उन्हें कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री का दर्जा नहीं मिलेगा। मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि हम सरकार चला रहे हैं और हमें भी यह पता है कि किसे सलाहकार बनाया जा सकता है और किसे नहीं। उन्होंने कहा कि मीडिया इसे लेकर बेवजह मुद्दा बना रही है। संसदीय सचिवों और सलाहकारों की नियुक्ति पहले होती रही है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन्हें सुविधाएं और दर्जा नहीं दिया जा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सलाहकारों को लेकर अभी तक कोई आदेश नहीं निकाला है, क्योंकि हम बेवजह कोई विवाद नहीं चाहते। लेकिन अगर मैं किसी से सलाह लेता हूं तो इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है। गहलोत ने कहा कि मैं किसी से भी मसले पर किसी से भी सलाह ले सकता हूं और किसी भी पत्रकार, साहित्यकार या किसी और को अपना सलाहकार बना सकता हूं। मुख्यमंत्री के इस बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि अब संसदीय सचिवों की नियुक्ति भी खटाई में पड़ सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए 42 नेता, आम आदमी पार्टी का वॉकआउट, सत्र में इन मुद्दों पर चर्चा की मांग। जी हां दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार की ओर से रविवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में ज्यादातर विपक्षी दलों ने पेगासस जासूसी विवाद, महंगाई, किसानों के मुद्दे, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को लेकर कानून बनाए जाने, बेरोजगारी, लद्दाख में चीन के अतिक्रमण सहित कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाने की मांग की और सरकार को रचनात्मक मुद्दों पर सकारात्मक सहयोग देने का आश्वासन दिया। सरकार ने विपक्षी दलों को आश्वस्त किया कि वह विपक्ष के नकारात्मक सुझावों पर विचार करने और नियमों के तहत अध्यक्ष और सभापति की परमिशन से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार है। दोस्तों सर्वदलीय बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के अलावा राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस नेता आनंद शर्मा, तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय समेत कई और नेता शामिल हुए। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल नहीं हुए। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के किस नेता को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के उस व्यक्ति का नाम जिसको कि आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।